नमस्कार। आपके अपने साहित्यिक बौद्धिक चैनल मात्र छाया में आपका स्वागत है। आज हम भीष्म साहनी के तमस उपन्यास और इसमें चित्रित राजनीतिक अधःपतन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उपन्यास की कुछ पंक्तियों पर विचार करना आवश्यक जान पड़ता है। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थीं। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाती। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुख करने लगती। नत्थू की सांस धौंकनी की तरह चल रही थी और उसे लगा जैसे उसकी सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। इन पंक्तियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या सुलझ जाती है। वास्तव में लेखक हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकों के मन के उस अंधकार, उस तमस, उस गहन तम को निरूपित करना चाहता है जिसके रहते हुए मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूलकर और राजनय और षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर जघन्य नरसंहार करने पर उतारू हो जाता है। साहित्य सृष्टा सदैव अपनी महती अंतर्दृष्टि, प्रभावात्मकता एवं व्यापक संवेदनशीलता की वरौन्य कसौटी पर कसकर ही किसी विषय का निर्धारण करता है, चयन करता है। जो घटना जीवन के गर्भ को घर्षित कर उसमें प्राण, ज्योति और गति का संचार करने में पूर्णतया सक्षम हो सके, वही सृष्टा की प्रतिभा एवं मेधा की संगिनी बनकर कलापूर्ण महती कृति का रूप धारण कर सकती है। वस्तुतः उपन्यास मूलतः एक कलापूर्ण कृति है और उसमें दिग्दर्शित जीवन के कार्य व्यापार एवं सामान्य घटनाएं सरल एवं स्वाभाविक होते हुए भी कलाकार की प्रतिभा, कौशल एवं शिल्प के संयोग से असाधारण हो उठते हैं। मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा, युगेन परिवेश के दबाव से मानव मूल्यों के परिवर्तन और अवस्थापना की अभिव्यक्ति ही उपन्यास के ध्येय होते हैं। वैचारिक प्रयोगशाला में मानव जीवन की अन्यान्य भीतरी परतों का माइक्रोस्कोपिक निरीक्षण और सत्यों का अनुशीलन कर उपन्यासकार एक ऐसा चित्र खींचता है कि वह हमारे आपके नजदीक महसूस हुआ जान पड़ने लगता है। निश्चित ही उपन्यास एक सर्जना है और उपन्यासकार उसका सर्जक। सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक सफेद पोष किस प्रकार छिन्न भिन्न कर अपना तवा तात रखकर सुविधाओं की माखन रोटियां काटते हैं और इसके लिए जो स्याह गुबार वो बनाते हैं, रचते हैं, उसी के पीछे उनकी होली दिवाली सेलिब्रेट होती है। आदिम पशुत्व की भावना से परा आदिम पशुत्व की भावना से भरा यह राजपुरुष भोले भाले जनमानस को किस तरह बार बार ठगता है, इस पर भीष्म साहनी ने अत्यंत सशक्त एवं घटना प्रधान ढंग से विवेच्य कृत की रचना की है। लगता है कि हमारा समाज एक समाज न होकर फिरकों और व्यक्तियों में बंट चुका है। तमस में चूंकि किसी व्यक्तिगत भावना का प्रतिबिंबन नहीं है, अतः इसमें समाज की विविधता के अनुरूप व्यवस्था की विकृतियों को परिलक्षित किया गया है। तमाम विविधताओं के बावजूद हमारा राष्ट्र, हमारा भारत सदैव एक रहा है, जिसके पीछे हमारी उदात्त संस्कृति और संस्कार हैं। विविधता के पीछे जो वैचारिक प्रवाह है, उसमें मानव मन की आशाओं, आकांक्षाओं, विद्रोह, कुंठन, उत्पीड़न, विडंबना और परबर पशुत्व का वर्णन कर उन जलती समस्याओं से जनमानस को अवगत कराना है जिनके अस्तित्व ने हमारे देश को न केवल भौगोलिक दृष्टि से बांटा, वरन मानव समुदाय के हृदयों को भी छलनी किया, चीर दिया। कहते नहीं बनता कि हम एक राष्ट्र के नागरिक होते हुए भी धर्म की और राजनीति की आड़ लेकर फिरका परस्ती के शिकार होते गए। पंजाब के एक अंचल विशेष, क्षेत्र विशेष की घटना का जो चित्रण साहनी जी ने किया है, वो सार्वभौमिक रूप लेती है वर्तमान परिदृश्य में भी। तमस का तमस कई रूपों में हमारे सामने पिछले कुछ दशकों की घटनाओं में देखा जा सकता है। वाणी विलास और समितियों का गठन इसके पटाक्षेप कर देते हैं।
गंगा जमुनी तहजीब में राजनीति का विष गटर और पाइपलाइनों तक के माध्यम से दूषित किया जाता है। अब ये विषमता का जहर सीधे नहीं घोला जाता, अब ये विषमता का जहर स्याह सोच में भर दिया जाता है। कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो इसकी प्रासंगिकता और ज्यादा जान पड़ती है। मंदिरों में पूजा प्रसाद का सामान क्या उन्हीं लोगों द्वारा बेचा जाता है जिन्हें शंखनाद का जिम्मा दिया गया है, या इसके पीछे वे लोग भी हैं जिन्हें कौमी मजहबी मानदंडों से कोई लेना देना नहीं है? थोड़ा और निगाह दौड़ाइए, वैष्णो देवी की गुफा तक खच्चर गाड़ियां और पालकियों में जय माता की जयकार करने वाले सिर्फ वे लोग ही नहीं हैं जो सगुण निर्गुणोपासक हैं, बल्कि वे लोग भी हैं जिनका कौम, जिनका मजहब जुदा है और जिन्हें कभी कभी फिरका परस्त भी कह दिया जाता है। इन तमाम सब बातों के जानते हुए भी भावनाओं का एक बवंडर आता है और सब कुछ शेष हो जाता है। राजनीति के गिरगिट चरित्र ने भारत की आत्मा को घुन और पाही की तरह इतना खोखला कर दिया है कि उसे विभाजन का तो मुंह देखना ही पड़ा, गाहे बगाहे मार काट के खेल उसके सामने आ ही जाते हैं। गोरों के शासन में उदीयमान भारतवीर किस तरह चाटुकारिता की डालियां नजराने परोसकर अपनी जमींदारी झूठी रहीसत को सहेज रहे थे, इसका दर्शन उपन्यास के शुरू में ही हो जाता है, जब सत्याग्रही कांग्रेसी स्वतंत्रता हेतु जनचेतना करते दिखाई देते हैं और दूसरी ओर मुसलमानों का एक वर्ग मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने लगता है। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक तनाव की आग में लोग जलते हैं। वास्तव में धर्म में धन आ जाए तो वो दूषित हो जाता है, और जब इसमें सत्ता का प्राबल्य बढ़े तो धर्म सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है, और फिर वही महान सूत्र अप्लाई कर दिया जाता है, बांटो और राज करो। साहनी जी लिख रहे थे उन्हीं के शब्दों में। मोहल्लों के बीच लीकें खिंच गई थीं। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान के जाने की अब हिम्मत नहीं थी, और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू सिख अब नहीं आ जा सकते थे। आंखों में संशय और भय उतर आए थे। गलियों के सिरों पर और सड़कों के नाकों पर जगह जगह कुछ लोग हाथों में लाठियां और भाले लिए और मुक्के के बांधे छिपे बैठे थे। जहां कहीं हिंदू और मुसलमान पड़ोसी एक दूसरे के पास खड़े थे, बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। इससे आगे वार्तालाप बढ़ ही नहीं पाता था। वातावरण में जड़ता सी आ गई थी। सभी लोग मन ही मन जानते थे कि यह कांड यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को मालूम न था। राजनीतिक गलियारों से निकला फांसीवाद क्या अब इस देश का, इस समाज का यथार्थ बनेगा? क्या वह सारे यथार्थों और सारी वास्तविकताओं से ऊपर सबसे केंद्रीय यथार्थ हो जाएगा? जालसाजी, झूठ और अविश्वास ने मानवीय सरोकारों को लगातार छलित किया है। धर्म सत्ता एवं धार्मिक राजनीतिक उन्माद समाज की त्रासद कट सच्चाइयां हैं। आजादी के बाद धर्म जाति की विचारधारा को समाप्त करने की जितनी जद्दोजहद की गई, परंतु परिणाम सिफर ही रहा। समाजवेत्ताओं का तर्क है कि जब मनुष्य के गढ़ने वाले ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया तो इंसानी टकराव क्यों? दरअसल धर्म का व्यक्तिगत स्तर तो आध्यात्मिक रूप लिए होता है, परंतु समूहगत ढांचा राजनीति का स्वार्थ साधक जरिया बन जाता है। सत्ता प्राप्ति की राजनीति ने इंसानों को निश्चित ही खेमों में बांटा है, और उसका उत्स औपनिवेशिक सत्ता प्रतिष्ठान रहा है। तमस उपन्यास के एक पात्र रिचर्ड के रूप में उपन्यासकार ने एक ऐसे अंग्रेज अफसर का चरित्र प्रस्तुत किया है जो अध्ययनशील एवं इतिहास में रुचि रखने के साथ बरतानिया हुकूमत की दोहरी नीतियों का प्रस्तोता है। रिचर्ड दो रूपों वाला नहीं बल्कि गिरगिट सदृश है, परंतु वर्तमान व्यवस्था साधकों का मुंह गिरगिट दो मुखों से बहुत दूर, बहुत बड़ा, त्रिमुखी, चतुर्मुखी और सहस्त्र मुख वाला है। राजनीति का विराट विकृत रूप चौंधिया देने वाला है।
तत्कालीन शासन की नीति थी कि जनमानस तमाम जज्बाती सोचों में उलझ जाए और राजनय की करतूतों की तरफ उसका ध्यान तनिक न जाए। रिचर्ड अपनी कुर्सी की सुरक्षा को लेकर उन्हीं लोगों को आपस में लड़वाता है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि वो नगर की समस्त गतिविधियों पर नजर जमाए हुए है, परंतु अमन कमेटी के लोगों के सामने तनाव रोकने की कार्रवाई से साफ इनकार करता है। उसे इन दोनों कौमों के आंतरिक मसलों के बीच हस्तक्षेप का कोई हक नहीं है। लीजा, जो उसकी पत्नी है, की बातों को भी वो उड़ा देता है तथा तनाव की स्थितियों और दंगे में हताहत जाया लोगों की इत्तला नहीं करता। सातिरपन की पराकाष्ठा रिचर्ड के चरित्रांकन से उभरकर सामने आती है। कूटनीति और गफलत फैलाकर कोई व्यवस्था भला किस तरह से बगुला बनी रह सकती है। यहाँ भीष्म साहनी का अनुभव और चिंतन दोनों क्लिक करते हैं। उन्हीं के शब्दों में, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। फिर थोड़ी देर तक मौन रहकर बोला, ये लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, ये केवल उसे जीते भर हैं। मित्रों, रिचर्ड की इस सोच के पीछे एक बड़ी उच्च ग्रंथि काम कर रही होती है। वह भारतीयों को अपने एवज में कभी भी कुछ नहीं समझता। सच ही है जब वो कहता है ये सरल है, सच है, क्योंकि यहाँ के लोग सरल हैं, सहज हैं और बैकवर्ड हैं। इन गोरों की काली करतूतों का ज्ञान भारतीयों को भला कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी निगाह में ये असभ्य हैं। उनकी निगाह में इनके जहन में खूनी दांत नहीं है। उनकी निगाह में ये विपन्न है, कदाचित भ्रष्टाचार से दूर है। इसलिए आश्चर्य, क्योंकि सत्ता सिंहासन की बलैया लेने वाले, जय जयकार करने वाले पद और पुरस्कार पा जाएं और इनके न्यासी बन जाएं। यही व्यवस्था है, नीति है और राजनीति है। पत्नी लीजा के सामने अपनी काइयां सोच को छिपाते रिचर्ड कहता है, छोटे से उकसाव पर भड़क उठने वाले, धर्म के नाम पर खून करने वाले सभी व्यक्तिवादी होते हैं। छोटे से उकसाव पर भड़क उठने वाले, धर्म के नाम पर खून करने वाले सभी व्यक्तिवादी होते हैं और सभी सफेद चमड़ी वाली औरतों को पसंद करते हैं। इसका सही जवाब लीजा देती है, पर इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि रिचर्ड के कलुषित विचारों की, रिचर्ड के ऊपर का जो व्याख्यान है, उसके कलुषित व्याख्यानों की, विचारों की व्याख्या करती है लीजा। कहती है, बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूं। बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूं। देश के नाम पर ये लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हो। क्यों? ठीक है ना? ये भीष्म जी ने लीजा के मुंह से राजनायकों का चरित्र का पटाक्षेप किया है। फिर देखिए, बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड। पत्नी जानती है कि इसके मन में क्या है। रिचर्ड के बारे में लीजा से ज्यादा कौन जान सकता है? वो कहती है, बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूं। देश के नाम पर ये लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हो। क्यों? ठीक है ना? यहां बड़ा साफ दिखता है कि राजनीति की दिलचस्पी अपनी सत्ता बनाए रखने में बहुत गहरी है और इसके लिए उसे खून खराबा, कत्लेआम कराने से रंच मात्र भी गुरेज नहीं होता। राजनीतिक फासिज्म और साम्राज्यशाही की विषैली जड़ों पर अलगाव की विष बेल संस्कृति और चिंतन न तो पहले कभी शुभ कहा जा सकता है, न आज के परिप्रेक्ष्य में इसे शुभ माना जा सकता है। उपन्यास का एक पात्र इकबाल सिंह है और उसका आख्यान महज इस पात्र विशेष तक कतई सीमित नहीं रखा जा सकता। वो मुसलमानों के भय से खानपुर गांव छोड़कर भाग खड़ा होता है और इसके पीछे मुस्लिम युवकों का हुजूम खून का प्यासा हो जाता है और वो भागकर कहां जाता? पकड़ा गया
और जो कुछ इकबाल सिंह के साथ आचरित किया गया वो मानवता को शर्मसार करता है। भीष्म जी के शब्दों में देखिए, निकल बाहर खंजीर के तुख, नहीं तो अंदर से तेरी लाश निकलेगी। अभी निकल आओ, नहीं तो इस पत्थर से भुर्ता बना दूंगा। कुछ लोग हंस दिए। पत्थर बराबर पड़ रहे थे। तभी खोह के अंदर से हाथों और पैरों के बल चलता हुआ सरदार खोह के मुंह पर आ गया। उसकी पगड़ी खुलकर गले में लटक आई थी। कपड़े मिट्टी से सने थे और जगह जगह से फट गए थे और ठेलों के कारण उसका माथा और घुटने जगह जगह से सूज रहे थे और जख्मों में से खून रिस रहा था। सरदार अभी भी जैसे चारों पायों पर बैठा था और उसकी आंखें इधर उधर ताके जा रही थीं। दर्द के कारण उसका मुंह टेढ़ा हो रहा था। बोल, कलमा पढ़ेगा या नहीं? बोल, कलमा पढ़ेगा या नहीं? रमजान ने कहा। वो अभी भी बड़ा सा पत्थर हाथ में उठाए हुए था। सरदार पहले तो भयाकुल सा सामने की ओर फटी फटी आंखों से देखता रहा, फिर ऊपर नीचे सिर हिला दिया। मुंह से बोल मादर, नहीं तो देख, ये पत्थर अभी तेरी खोपड़ी पर पड़ेगा। कलमा पढ़ूंगा। सिसकियों के बीच इकबाल सिख ने कहा, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ये कौमी नारेबाजी एक भय का, दहशत का वातावरण बनाती है। मजहबी दीवारों के चलते मानव की मानवता की बयार निश्चित ही थमती है और उमस पैदा करती है, तमस पैदा करती है। सहिष्णुता भाईचारे का अपनपो तार तार होता है। राजनीतिक बयानबाजी अलगाववादी ताकतें भैयाचारी नहीं, कटौंधन के सोपान रचती हैं। भारत माता की जय का सुफल उपन्यासकार की लेखनी से देखिए। कौमी नारा वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर, जहां एक और गली इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा। भीष्म साहनी के शब्दों में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। आगे भीष्म जी लिखते हैं, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया। कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहेब, आप भी पहले हमारे साथ थे। और उस वयोवृद्ध ने रूमी टोपे वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपनी को बाहों से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। कौम के मुद्दे कौम का नुमाइंदा ही उठाएगा, क्योंकि कोई दूसरा उसकी वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सकता। शायद ये नवफासीवाद है जिसकी जड़ें अतल तक फैल रही हैं। उपन्यासकार कृति में उस भ्रष्टाचार का भी छायांकन करता है जो आर्थिक भ्रष्टाचार से भी कहीं गहरा है। वैचारिक भ्रष्टाचार अन्य अनेक सामाजिक प्रदूषणों में सर्वाधिक उपकाई वाला है। देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले कांग्रेसी नेता किस प्रकार अपने अपने स्वार्थों में न्यस्त थे, इसका सुंदर निदर्शन आलोच्य उपन्यास है। बख्शी जी का चरित्र कितना उज्जवल और उदात्त है, उपन्यासकार के शब्दों में देखें। क्यों हम पहुंचे हुए हैं, बख्शी जी तो आपने बत्ती ही गुल कर दी। शंकर मुनादी वाले ने कहा, यूं तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है, ये कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर दबी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की जरूरत नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाक्य बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों के मुंह लगना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या जरूरत है? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं पकड़ फड़क सकती।
शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी। मनुष्य जन्म के बाद जाति का ज्ञान कौम की कौमियत से ही प्राप्त करता है, और संकीर्णता की पगडंडियों में जो खून बहता है वो मानवता, इंसानियत और धर्म के सार का खून करने जैसा ही है। जरा देखें तो समझ आता है कि विशिष्ट जनों का आपस में कोई टंटा ही नहीं होता। सामान्य आदमी को बांटकर ये नियंता अपनी गोटियां चित्त करते हैं। महजबी फतवे और औरंगजेबी तालिबानी फरमान तथा धर्म कर्म की दुहाई देने वाले राजनीतिक सोचों के चलते गला काटने वाले खंजर या त्रिशूल से वार करें, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हलाल करना है अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए, और राजनय के लिए करना बड़ा सहज है। भीष्म जी का अनुभव रिचर्ड के मुंह से सुनिए। हुकूमत करने वाले ये नहीं देखते कि प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उसकी दिलचस्पी तो ये देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। जरा पैनी दृष्टि से शासक विभूतों को ताड़ता है और इस कमजोर कड़ी को टारगेट करता है। जिन बारीकियों की जनता कल्पना भी नहीं कर पाती, उनको ज्वलंत विषय बनाकर व्यवस्था अपने हाथ सेंकती है, और समाज का यही तम अपना शोषण करवाता है। उसे कहां फुर्सत ये सोचने की कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम होता कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन। लीजा के इन वाक्यों से, इन संवादों से रचनाकार भारतीय चिंतन की एक झांकी प्रस्तुत करता है। इन लोगों को खुद नहीं मालूम होता कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन। यहां गणेश पूजा और मुहर्रम के उत्सव एक साथ होते हैं। ये भोला जन समुदाय सौहार्द, भाईचारे के प्रवचन और शब्दों की बाजीगरी तो नहीं जानता, परंतु इनका पालन बखूबी करता है। हाकिम की सोच जनता नहीं समझ पाती। बूढ़े करीम खान के शब्दों में, हाकिमों के मन की थाह पाना आम आदमी के बस का नहीं होता। हाकिम दूर की सोचता है, उसके हर फैसले के पीछे दूरंदेशी पाई जाती है। जो कुछ वो देखता है उसे आम इंसान नहीं देख पाता, और इसे चीन्हने की दृष्टि रचनाकार देता है। संकीर्ण मानवीय विचारधारा आज की सभ्यता को घिनौरी और लिजलिजी बना देती है। सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक उपलब्धियां और मानवीय सौहार्दता एक दूसरे में पूरी तरह से गुम्फित हैं। व्यवस्था अपने तरीकों से चीजों को तोड़ती है और अपना घरौंदा बनाती है। इसमें समाज का रक्त रहता है। तमस का अंधकार किसी घटना विशेष की वानगी नहीं है, और इस पर भीष्म साहनी जी ने खुद कहा है। इस विषम परिस्थिति पर रचनाकार का स्वयं का मत है। वो कहता है, लिखता है, मेरा इरादा उस काल का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पेश करने का नहीं था, न ही कोई दस्तावेजी नावल लिखने का। एक संकटपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में विभिन्न धर्मों, वर्गों, विचारधाराओं के लोगों की प्रतिक्रिया और उनके कारनामे ही दिखलाए गए हैं। विलुप्त एकता, अपनपों को तलाशती समाज की पीड़ाग्रस्त मानसिकता का विश्लेषण उपन्यासकार का एक अनूठापन है। किसी भी व्यवस्था के लिए तमाम मूल्यों से सर्वोपरि है मानव मूल्य, परंतु शासन में, व्यवस्था में, राजनीति में मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व शासकीय मूल्यों का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।